नमस्कार, मैं राकेश कुमार टैगोर साइंस स्कूल तारानगर द्वारा संचालित डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन 9th क्लास हिंदी मीडियम में गति के नियम वाला चैप्टर जो अपन पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर को आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं आपके टेक्स्ट बुक के, वो न्यूमेरिकल भी अपन सॉल्व करेंगे। उसके अलावा अभी तक जो अपन पढ़ चुके हैं, अभी तक अपन क्या पढ़ चुके हैं, गति के 3 तो नियम पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। पहला नियम जो था जड़त्व का नियम, दूसरा नियम जिसमें हमने बल का फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था बल का फॉर्मूला, F बराबर m गुणा a, द्रव्यमान गुणा में त्वरण। 3 नियम इसके अंदर, गति का पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरे में हमने बल का सूत्र निकाला था, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का नियम, इसके न्यूमेरिकल। और इन तीनों नियमों से संबंधित जो भी कुछ आपके थ्योरेटिकल, कुछ कंसेप्चुअल जो आपके सवाल हैं, उन सवाल के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, सबसे पहले है भैया इस नियम का कथन या इसका स्टेटमेंट, ओके। और क्या है इसका स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी निकाय, अब पहले तो अपन ये देखेंगे कि भाई ये निकाय क्या चीज़ होती है। निकाय जिसको आप सिस्टम बोलते हैं, देखिए जो भी चीज़ आप अध्ययन कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि क्रिकेट के मैदान में हम किसी बॉल की गति का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बॉल, उस बॉल पे लगने वाले सारे बल, ठीक है, वो बॉल, उस बॉल पर लगने वाले सारे बल, वो सारे के सारे एक निकाय का निर्माण करते हैं जिसमें हम उस बॉल की गति का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी निकाय हो और वो निकाय ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। बाह्य बल कार्यरत ना होने का मतलब ये है कि बाह्य बल का मान कितना है, 0 है। तो कोई ऐसी निकाय है जिसमें हम किसी भी वस्तु का, किसी कण का गति का अध्ययन कर रहे हैं, और उस अध्ययन में जो हमने निकाय लिया है वो निकाय ऐसा है कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत है ही नहीं। बाह्य बल कितना है, 0। अगर बाह्य बल 0 है तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग, संवेग हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, द्रव्यमान गुणा में वेग को क्या बोलते हैं अपन, संवेग बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा निकाय हमने लिया जिस निकाय पर बाहर से कोई बल लग ही नहीं रहा है, और अगर उस निकाय पर बाह्य बल आपका 0 है, बाहर से कोई बल अगर लगता ही नहीं है, तो उस निकाय का कुल रेखीय संवेग आपका क्या रहेगा, नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। किसी तरह की उसमें कोई तब्दीली, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये है हमारे संवेग संरक्षण के नियम का स्टेटमेंट या कथन। क्या है स्टेटमेंट अपना, कि यदि कोई निकाय जिस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो, ये शर्त है आपकी संवेग संरक्षण की। संवेग संरक्षित तभी रहेगा जब निकाय पर किसी भी तरह का कोई भी बाहरी बल, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करना चाहिए। तो यदि किसी निकाय पर बाह्य बल कार्यरत ना हो तो उस परिस्थिति में निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, जितना प्रारंभिक अवस्था में था उतना ही अंतिम अवस्था में रहेगा। संवेग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक बात। ये था कथन। अब जब हमने कह दिया है तो इसको साबित भी करके दिखाना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे प्रूफ। हमें ये साबित करना है कि अगर बाह्य बल का मान 0 हो, अगर बाह्य बल का मान 0 हो तो निकाय का संवेग परिवर्तित नहीं होता, ये हमें सिद्ध करना है। अब भैया गति का दूसरा नियम आपने पढ़ा था। दूसरा नियम क्या कहता था कि निकाय पर आरोपित बाह्य बल किसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसके बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब आपने f का मान जो है वो तो कर दिया 0। जब आप f का मान 0 करेंगे
तो उसका मतलब ये हुआ कि संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो भी जीरो हो गई, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर तो बल के बराबर थी। बल तो आप बोल रहे हैं कि जीरो है, बल जीरो है तो मतलब संवेग में परिवर्तन की दर जीरो है। अब एक बात बताओ, a बटा b का मान अगर जीरो हो, दो संख्याएं हैं a और b, उनका भागफल अगर जीरो हो तो क्या संभावना है? पहली संभावना जो है वो तो ये है कि b का मान अनंत हो, क्योंकि किसी भी संख्या में जब आप अनंत से विभाजित करते हैं तो परिणाम आपका शून्य आता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि a का मान क्या हो, आपका जीरो हो। ठीक है, अब ये b जो है वो उसके अनंत होने की संभावना को अगर अपन नकार दें कि नहीं भैया b तो आपका अनंत नहीं हो सकता, तब तो एक ही संभावना है कि a का मान आपका क्या है, जीरो है। तो यहाँ देखिए डेल्टा p बटे डेल्टा t का मान जीरो है, और ये जो डेल्टा t है समय, वो अनंत तो हो नहीं सकता। वो 5 सेकंड होगा, 50 सेकंड होगा, 1 घंटा होगा, 24 घंटे होंगे, पर अनंत तो नहीं होगा। तो हमने इस संभावना से इनकार कर दिया कि डेल्टा t जो है वो आपका अनंत हो सकता है। जब डेल्टा t आपका अनंत नहीं हो सकता तब तो एक ही संभावना बनती है, और वो संभावना ये है कि डेल्टा p का मान क्या है, आपका जीरो है। डेल्टा p का मान जीरो है। डेल्टा p क्या था, संवेग में परिवर्तन। p संवेग होता है, पर डेल्टा p क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि संवेग में परिवर्तन का मान शून्य है, संवेग का मान जरूरी नहीं है कि शून्य है। ठीक बात, संवेग में परिवर्तन शून्य है, संवेग शून्य होने की यहाँ कोई गारंटी नहीं है। तो संवेग में परिवर्तन शून्य है, मतलब ये है कि संवेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, और अगर संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसका मतलब तो यही है कि संवेग जो है वो आपका नियत है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ये हमें सिद्ध करना था, क्योंकि हमारे संवेग संरक्षण के नियम का स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट हमारा ये था कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल काम ना करे, बाह्य बल F का मान जीरो हो, तो उस निकाय का जो संवेग है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है, तब्दील नहीं होता। ठीक है, अब इसका प्रूफ हमारे पास क्या था? शर्त क्या थी कि F का मान जीरो होना चाहिए, बाह्य बल का मान शून्य होना चाहिए, ये हमारी शर्त थी। दूसरे नियम से हमने पढ़ा है कि बल का मान संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब भैया संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर अगर बल का मान होता है तो बल का मान तो हम जीरो कर चुके हैं। बल का मान जब आप जीरो कर देंगे तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या आ गई? जीरो। दो चीज़ों का भागफल अगर जीरो हो तो उसकी दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो अंश जो है वो जीरो के बराबर हो या हर आपका अनंत के बराबर हो। पर अगर हम ये बोल दें कि हर तो अनंत नहीं हो सकता, तो एक ही संभावना है कि अंश किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। ठीक बात। तो अगर डेल्टा p बटे डेल्टा t का मान जीरो के बराबर है और हम इस बात से इनकार कर दें कि डेल्टा t आपका अनंत होगा, जब डेल्टा t अनंत नहीं हो सकता तो संभावना एक ही बनती है कि डेल्टा p का मान जीरो है। डेल्टा p क्या था? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन शून्य होने का मतलब संवेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, और संवेग में परिवर्तन अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब संवेग क्या है? आपका नियत है, संरक्षित है, अपरिवर्तित है। और यही क्या था? हमारा संवेग संरक्षण का नियम। ठीक बात। बाकी जो है वो अपना क्लियर होगा जब आप कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, तब जाके ये संवेग संरक्षण का नियम जो था वो अच्छे से क्लियर होगा। तो पहला न्यूमेरिकल संवेग संरक्षण से संबंधित सॉल्व करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम एक बात याद रखिएगा कि पहला काम आप क्या करेंगे? पहला काम हमारा होगा कि जो जो सवाल के अंदर आंकड़े दिए हुए हैं, जो मान दिए हुए हैं, उनको सबसे पहले आप लिख लीजिए। तो देखिए, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली का द्रव्यमान B फॉर बुलेट 50 ग्राम। अब भैया
ग्राम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 50 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आप समझदार हैं, 1000 का भाग देना पड़ता है। 1000 का भाग देना पड़ेगा तो भैया ये बनेगा 0.05 किलोग्राम। 0.05 किलोग्राम का मतलब हुआ मुन्ना 5 × 10⁻² किलोग्राम। ये आ गया अपना गोली का द्रव्यमान। ठीक बात। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल, बंदूक, राइफल का द्रव्यमान कितना है? 4 किलोग्राम। चलो अच्छा है, अपने को ये किलोग्राम में दिया हुआ है, हमें किसी और में बदलना नहीं है इसको। उस गोली को 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। गोली हमने दाग दी तो गोली बंदूक से बाहर निकलती है 35 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। कल हमने आपको बताया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि आप अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, आप अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु आप पर उतना ही बल लगाती है। तो अगर बंदूक ने गोली पर बल लगाया तो गोली जो थी वो वापस बंदूक पर बल लगाएगी पीछे की दिशा में। ठीक बात। तो उस पीछे की दिशा में जब बल लगेगा बंदूक के ऊपर तो बंदूक पर झटका लगेगा पीछे की तरफ, बंदूक पीछे की तरफ जाएगी, और बंदूक जिस वेग से पीछे की तरफ जाएगी उसी वेग को हमें ज्ञात करना है, जिसको प्रतिक्षेपित वेग कहते हैं। ठीक है। तो भैया गोली जो थी उसका वेग जो है वो हमें दिया हुआ है 35 मीटर प्रति सेकंड, और हमें राइफल जो है उसका वेग हमें निकालना है। जो निकालना है उसके आगे अपन ने लगाया क्वेश्चन मार्क। ठीक बात। अब आते हैं अपन कैलकुलेशन पर। तो पहले प्रारंभिक स्थिति देखते हैं। गोली दागने से पहले पहली स्थिति कौन सी होगी हमारी? गोली दागने से पहले, फायरिंग से पहले। फायरिंग से पहले बंदूक कहीं जा रही थी? नहीं, गोली भी नहीं जा रही थी। बंदूक और गोली दोनों विराम अवस्था में थे। तो फायरिंग से पहले जो हमारी राइफल थी और जो गोली थी, बुलेट जो थी, वो दोनों की दोनों किस में थी? विराम अवस्था में थी। जब विराम अवस्था में थी तो दोनों का वेग जो था वो आपका 0 है। अब देखिए, संवेग जो होता है उसमें द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। अगर वेग आप 0 करेंगे तो संवेग जो था वो तो लाजमी में ही आपका 0 हो जाएगा। तो गोली चलाने से पहले जब राइफल और गोली दोनों विराम अवस्था में थी तो दोनों का वेग 0 था, और वेग अगर 0 होगा तो भैया प्रारंभिक संवेग जो है वो भी आपका 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। ये हमने मान लिया P1। ठीक है। तो P1 है हमारा प्रारंभिक संवेग। तो गोली चलाने से पहले बंदूक और गोली दोनों विराम अवस्था में थी, दोनों का वेग 0 था, और वेग 0 था तो दोनों का कुल मिला के संवेग भी आपका 0 था। ठीक बात। अब आती है फायरिंग के बाद। फायरिंग के बाद क्या हुआ? फायरिंग के बाद गोली आगे की दिशा में गतिमान हो गई और बंदूक पीछे की दिशा में, दोनों के दोनों गतिमान हैं। ठीक है। गोली जो थी उसका द्रव्यमान था 5 × 10⁻² किलोग्राम, और गोली का वेग था 35 मीटर प्रति सेकंड। तो गोली का संवेग कितना होगा? गोली का द्रव्यमान गुणा गोली का वेग। तो 5 × 10⁻² × 35। 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 150, 75 गुणा ये
और मात्रक आपका क्या होता है, किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड। तो बंदूक गोली के द्रव्यमान को गोली के वेग से गुणा किया तो हमारे पास गोली का संवेग आ गया। ठीक बात। अब अपन बात करते हैं किसकी, बंदूक की। बंदूक का द्रव्यमान 4, वेग तो हमें ज्ञात करना है, नहीं पता, तो बंदूक का संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणा में वेग। तो बंदूक का संवेग होगा आपका 4, द्रव्यमान है उसका, VR उसका वेग है। ठीक बात है। कुल संवेग निकालिए, ये गोली चलाने के बाद का कुल संवेग है। गोली चलाने के बाद का कुल संवेग हमने P2 मान लिया, वो किसके बराबर होगा आपका, गोली के संवेग और बंदूक के संवेग के योग के बराबर। तो जोड़िए दोनों को। गोली का संवेग क्या था, 175 गुणा 10 की घात -2, यही था। और राइफल का संवेग होगा -4 गुणा VR। अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ तो माइनस नहीं था, यहाँ माइनस क्यों आया। वो इसलिए आया कि गोली जब आगे की तरफ जाएगी तो जो आपकी बंदूक थी वो आपकी कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। संवेग सदिश राशि होती है, हमने आपको बोला था, इसका मान दिशा पर निर्भर करता है। तो अगर गोली आगे की दिशा में जा रही है और गोली के संवेग को आप धनात्मक लेते हैं तो इसके विपरीत दिशा में जो संवेग होगा उसको आप क्या लेंगे, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। ठीक है, सदिश राशि है, दिशा पर इसका मान निर्भर करता है, इसलिए गोली के संवेग को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो पीछे की दिशा में बंदूक के संवेग को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अंतिम संवेग जो था हमारा वो क्या हो गया, 175 गुणा 10 की घात -2 -4 VR। ठीक बात है ये। अब एक बात बताइए, जब आपकी फायरिंग की जाती है तो उस फायरिंग में कोई बाह्य बल लगता है। अब आप बोलेंगे सर बाह्य बल क्यों नहीं लगेगा, बंदूक गोली पर बल लगाएगी तभी तो गोली जो थी वो बंदूक से निकल के आगे जाएगी। मान लिया बात। अगर आप बंदूक और गोली को अलग अलग मान के चलेंगे तो बेशक बंदूक जो थी वो गोली पर बाह्य बल लगाती है और गोली जो थी वो बंदूक पर बाह्य बल लगाती है। अगर दोनों को अलग अलग माने तो अगर केवल गोली की गति का अध्ययन करेंगे तो वहाँ बाह्य बल आपको नजर आएगा जो बंदूक ने लगाया। अगर केवल बंदूक की गति का अध्ययन करेंगे तो वहाँ बाह्य बल नजर आएगा जो गोली ने लगाया था। पर अगर आपको ये बोला जाए कि बंदूक और गोली दोनों को एक ही निकाय मान लीजिए, जब बंदूक और गोली दोनों को एक ही निकाय मान लिया जाएगा, अगर बंदूक और गोली को एक मानकर एक साथ शामिल करके आप बाहर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर से तो कुछ नहीं लग रहा, इनके आपस में बल लग रहा है। बंदूक गोली पर लगा रही है, गोली बंदूक पर लगा रही है, तो ये बल जो लग रहा है वो निकाय के अंदर ही अंदर लग रहा है, तो आंतरिक बल हुआ। अगर बंदूक और गोली को एक साथ कंसीडर किया जाए, एक ही निकाय में शामिल किया जाए, तो पता चलेगा कि इस निकाय पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता। बंदूक और गोली के बीच में लगने वाले जो बल हैं वो इनके आंतरिक बल, और आंतरिक बल कितना भी लगता रहे, आपको मैंने बताया था आंतरिक बल जो है वो निकाय की गति में परिवर्तन नहीं ला सकते। ठीक है, तो यदि बंदूक और निकाय को यदि बंदूक और गोली को एक ही निकाय में शामिल किया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इस निकाय पर बाह्य बल का मान 0 है, 0 है। ठीक बात। अब बाह्य बल जब आप 0 करते हैं तो संवेग संरक्षण के नियम के मुताबिक संवेग आपका क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। और संवेग जब आपका नियत हो जाता है, इसका मतलब ये था कि निकाय के संवेग में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। मतलब जितना संवेग आपका पहले था उतना ही संवेग आपका बाद में है। तो गोली चलाने से पहले का संवेग P1 किसके बराबर होगा, गोली चलाने के बाद के संवेग
P2 के बराबर होगा, तो P1 बराबर P2। ठीक बात। अब P1 बराबर P2 करेंगे तो P1 का मान तो था 0, P2 का मान 175 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, और माइनस में 4 गुणा VR, पक्षांतरण करेंगे तो 4VR बराबर 175 गुणा 10 की घात -2। VR बराबर आएगा 175/4 गुणा 10 की घात -2। वेग है तो मीटर प्रति सेकंड, तो 175 में 4 का भाग दीजिए, 4 चौके 16, 1 15, 4 तिये 12, 3 30, तो 0.4375 मीटर प्रति सेकंड ये होगा राइफल का वेग पीछे की तरफ मतलब गोली की विपरीत दिशा में। कहाँ होगा? गोली की विपरीत दिशा में। पहले से हम उसको माइनस मान चुके हैं, तो अभी उसका मान माइनस में आने का मतलब नहीं है, इसलिए गोली का वो बंदूक का वेग आएगा -0.4375 मीटर प्रति सेकंड। ओके, ये था पहला न्यूमेरिकल। अब दूसरा न्यूमेरिकल जो हम करेंगे, 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं, तो दो वस्तुएं हैं, एक का मान द्रव्यमान 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब 10 की घात -1 किलोग्राम, दूसरी का 200 ग्राम, 200 ग्राम का मतलब 2 गुणा 10 की घात -1 किलोग्राम। एक ही दिशा में इनका जो वेग है u1 वो 2 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो आपका 1 मीटर प्रति सेकंड। क्या है आपका? 1 मीटर प्रति सेकंड। दोनों वस्तुएं आपस में टकराएंगी और टकराने के बाद एक वस्तु का वेग ये हो जाएगा। तो पहले टक्कर होने से पहले संवेग निकालते हैं। टक्कर होने से पहले संवेग क्या होगा? पहली वस्तु का संवेग प्लस दूसरी वस्तु का संवेग। पहली वस्तु का संवेग क्या होगा? m1u1, दूसरी वस्तु का संवेग होगा m2u2। तो चलिए m1u1 करिए, 10 की घात -1 गुणा 2, तो 2 गुणा 10 की घात -1, इनका गुणा किया अपन ने तो क्या आया? 2 गुणा 10 की घात -1, ये आ गया 4 गुणा 10 की घात -1। टक्कर होने से पहले का संवेग। टक्कर होने से पहले का संवेग निकालने के लिए पहली वस्तु का द्रव्यमान गुणा में पहली वस्तु का वेग प्लस दूसरी वस्तु का द्रव्यमान गुणा में दूसरी वस्तु का वेग। m1u1 को गुणा किया तो ये आया, m2u2 को गुणा किया तो ये आया, दोनों को जोड़ा तो 4 गुणा 10 की घात -1। अब आते हैं अपन टक्कर के बाद। अब देखिए टक्कर के द्रव्यमान के बाद द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं। पहली वस्तु का द्रव्यमान ये था, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 200 ग्राम था। ठीक है, अब हमें ये दिया गया है कि टक्कर के बाद पहली वस्तु का वेग ये हो जाता है। ये पहली वस्तु का वेग है 1.67, तो v1 मान लिया हमने 1.67, v2 हमें पता है नहीं। ठीक है, तो टक्कर के बाद संवेग निकालेंगे, तो टक्कर के बाद संवेग क्या होगा? m1v1 प्लस m2v2। तो भैया m1v1 करके देखिए, दोनों को गुणा किया तो 1.67 गुणा 10 की घात -1, और इसको गुणा करेंगे 2 गुणा 10 की घात -1, और इसका तो मान हमें पता है ही नहीं। ठीक है, तो v2 मान लिया। ये आ गया टक्कर होने के बाद का संवेग। ठीक है,
m1v1 प्लस m2v2। अब दो वस्तुएं आ रही हैं आमने सामने आकर टकराती हैं, टकराने के बाद अलग अलग चली जाती हैं। अगर आप किसी एक वस्तु की गति को देखेंगे तो पता चलेगा कि एक वस्तु पर दूसरी वस्तु बल लगा रही है या दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु बल लगा रही है। ठीक है, अगर दोनों को अलग अलग निकाय मानेंगे तो बाह्य बल जरूर लगता है इनके ऊपर, पर अगर आप दोनों वस्तुओं को एक ही निकाय में शामिल करेंगे तो ये देखेंगे कि ये सब आपस में ही बल लगा रही हैं, कोई बाहर से इनके दोनों के ऊपर कोई बल नहीं लगा रहा। इसलिए मतलब ये कि बाह्य बल इनका क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। बाह्य बल अगर इनका शून्य है तो इनका संवेग होना चाहिए संरक्षित, मतलब टक्कर से पहले का संवेग किसके बराबर होना चाहिए, टक्कर के बाद के संवेग के बराबर होना चाहिए। तो भैया दोनों का जो आपका संवेग है पहले का और बाद का बराबर करिए। P1 का मान कितना था, 4 गुणा 10 की घात माइनस 1, ये P1 का मान है टक्कर से पहले का संवेग। अब टक्कर के बाद का संवेग आपका ये है, तो लिख लीजिए 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 1। P1 का मान कितना था, 4 गुणा 10 की घात माइनस 1। P2 का मान 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 1 और 2 गुणा 10 की घात माइनस 1 गुणा V2। पक्षांतरण करेंगे तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 1 गुणा V2 बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस 1 माइनस 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 1। V2 10 की घात माइनस 1 कॉमन लेके काट दीजिए तो 2V2 बराबर आएगा 4 माइनस 1.67। 4 में से 1.67 निकालेंगे तो 2.33 बचेंगे और V2 निकालेंगे तो 2.33/2 और 2.33/2 करेंगे तो V2 आएगा 1.165 मीटर प्रति सेकेंड। ये होगा हमारा दूसरी वस्तु का वेग टक्कर के बाद। तो ये था हमारा संवेग संरक्षण का नियम, उस नियम से संबंधित आपके 2 न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके बाद अगले वाले वीडियो के अंदर अपन अभी तक जो अपन कर चुके हैं उन सब से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं थ्योरी के, न्यूमेरिकल के, वो सब करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कंठ दुखण लगे यार।